वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईडियम। देखिए, सबसे पहले इस ईडियम पे नज़र डालिए। यहाँ पर आपको मतलब बताना है हेल्सियन डेज का। जी हाँ, इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है हेल्सियन डेज। तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, हेल्सियन डेज का यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग होगा पीसफुल डेज। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं, इस ईडियम को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, हेल्सियन डेज एक बहुत ही खूबसूरत ईडियम है। इसका मतलब सिर्फ शांतिपूर्ण दिन नहीं होता, इसका मतलब होता है खुशहाली और शांति से भरे दिन। बेसिकली शांतिपूर्ण दिन, बट हैप्पी डेज भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में हैप्पी डेज लिखा है तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। अच्छा, हेल्सियन डेज क्यों? ये हेल्सियन क्या है? देखिए, प्राचीन ग्रीक माइथोलॉजी में ये एक लेजेंडरी कोई चिड़िया थी। वो मानते थे, ऑफ कोर्स ऐसी चिड़िया असल में नहीं थी, वो ये मानते थे कि एक लेजेंडरी चिड़िया होती है जो दिसंबर के महीने में उनकी एक नदी के पास आकर एक नेस्ट, एक घोंसला बसाती है और करीब 15 दिन के लिए वो वहाँ पर रहती है। उन 15 दिनों के दौरान जो लहरें होती हैं वहाँ की पानी की, वो बहुत शांत हो जाती हैं, मौसम सुनहरा हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स ब्यूटीफुल और काम। तो उन्होंने वहाँ से उसको बुलाना शुरू कर दिया हेल्सियन डेज। अब देखिए, एक तो यहाँ पर एक मिथिकल चिड़िया है हेल्सियन, एक और मिथिकल चिड़िया होती है फिनिक्स। फिनिक्स से एक और इडियम बनता है टू राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेस। देखिए, फिनिक्स भी एक बहुत ही पुराने ज़माने की, आई थिंक ग्रीक या इजिप्शियन मैथोलॉजी की एक चिड़िया है। वहाँ पर देखिए क्या होता है कि एक फिनिक्स नाम की एक चिड़िया होती है जो बहुत ज़्यादा इसमें आग निकल रही होती है, इट इज़ बर्निंग। और फिनिक्स इतना ज़्यादा जल रही होती है कि वो अपनी ही आग में जलकर एशेस में बदल जाती है और फिर उसी एशेस में से वो दोबारा उठती है। तो कोई भी इंसान जिसके साथ कुछ बुरा होता है, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसकी कोई लिम्ब चली गई, टांग हाथ चला गया, कुछ बुरा हुआ उसके साथ, हैवी लॉस हुआ, मगर तब भी वो खड़ा होता है और आगे सक्सेस को पाता है, सक्सेसफुल आदमी बनता है, तो आप कहोगे दैट पर्सन ही रोज लाइक अ फीनिक्स। एक फीनिक्स की तरह एशेस से उठा और ही बिकेम सक्सेसफुल। ठीक है, तो दोनों चिड़िया हैं, दोनों से अलग अलग इडियम्स बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हेल्सियन डेज से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस भी बना लेते हैं, बिकॉज सेंटेंसेस आर अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इडियम, ताकि हम उसको यूज़ कैसे करना है वो भी समझ पाएँ। तो हम एक सेंटेंस ये बना सकते हैं, आई रिकॉल द हेल्सियन डेज ऑफ चाइल्डहुड। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो से द इन्वेस्टर्स हैड हेल्सियन डेज इन द 1990s व्हेन द इकोनॉमी वॉज बूमिंग एट अ रैपिड पेस। जब 1990s में इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी, रिसेशन का टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, तो इन्वेस्टर्स जो थे, निवेशकों के क्या चल रहे थे? हेल्सियन डेज, पीसफुल हैप्पी डेज। देखिए, अगला इडियम बहुत ही सुंदर है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट इडियम्स, वंस इन अ ब्लू मून। चलिए ये डिस्कस करते हैं, ऑफ कोर्स विद एन एमसीक्यू। देखिए, यहाँ पर एक आपके सामने एमसीक्यू है। वंस इन अ ब्लू मून का आपको अर्थ बताना है। एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर इसको अटेम्प्ट करिए। ओके, होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ होता है वेरी रेयरली। थोड़ा सा इसको और इन डेप्थ समझते हैं ताकि मेमोराइज करने में भी आसानी हो। देखिए, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ होता है कभी कभी, वेरी रेयरली। मगर मून कहाँ से आ गया और मून ब्लू क्यों होता है, ये इडियम ऐसे क्यों बना? देखिए, स्कैंडिनेवियन देशों में जो नॉर्दर्न देश हैं, खासकर स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, वहाँ पर कभी कभी, साल में कभी कभी जो चांद होता है वो नीला दिखता है, बट इट हैपन्स वेरी रेयरली। कभी कभी होता है, साल में एक दो बार। हमारे और खैर इतना दिखता भी नहीं है, बट तो जब भी वो दिखता है उसी से ही ये ईडियम बनता है कि कोई चीज़ अगर बहुत ही कम होती हो, रेयरली होती हो, तो उसको हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। जैसे ब्लू मून निकलता है उसी हिसाब से ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। वी कैन से वंस इन अ ब्लू मून आई वॉच द डिस्कवरी चैनल, और ये बिल्कुल मेरे पे फिट बैठता है। अर्लियर आई यूज टू वॉच डिस्कवरी चैनल लॉट, मगर अब आई थिंक हम सब लोग वंस इन अ ब्लू मून देखते हैं उसे। आप ये भी कह सकते हो, माई ब्रदर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, आई गेट टू मीट हिम वंस इन अ ब्लू मून। कभी कभी मिलता हूँ अपने भाई से क्योंकि वो विदेश में रहता है। देखिए, अगला इडियम बहुत सुंदर है, ऑल एट सी। तो आप पहले इसको
वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, उसके बाद इसका आपको आंसर बताता हूँ एंड देन वी विल डिस्कस इट। होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, ऑल एट सी का अर्थ होता है टू बी पजल्ड, टू बी कन्फ्यूज्ड। थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, ऑल एट सी बेसिकली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडियम है, मगर इसका जो ओरिजिन हुआ था वो सेलर्स ने किया था। कम से कम हमको यही पता लगता है। इसका कोई पर्टिकुलर हमको जेन्युइन प्रूफ तो नहीं मिलता है कहाँ से इसका ओरिजिन था, मगर कहते हैं कि सेलर्स जब सेल कर रहे होते थे, शिप में होते थे किसी समुद्र या किसी ओशन के बीच में, थोड़ा वो भटक जाते थे, वहाँ पे कंपास काम करना बंद कर देता था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। तो दे यूज टू से वी आर ऑल एट सी, जहाँ भी देखते हैं समुद्र है और हमको पता नहीं कि जाना कहाँ पर है। सो इट मीन्स टोटली कंफ्यूज होना और कुछ समझ ना पाना, ठीक है। अब इसका ये भी मतलब हो सकता है एक कंप्लीट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। देखो, कंप्लीट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर कब होती है? जब आप कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो, आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी हो और आपको ये ना पता हो कि आगे क्या करना है। दैट लीड्स टू अ कंप्लीट स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। कुछ सेंटेंसेस आपके लिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। यू कैन से आई वॉज ऑल एट सी when I was suddenly asked for 500 rupees more than the actual price। तो सीधी सी बात है, आप कुछ चीज़ खरीदने के लिए गए, आपने प्राइस टैग लिया, प्राइस टैग देखा एंड आपने चीज़ ली और सडनली आपसे 500 रुपये कोई एक्स्ट्रा मांगे। यू विल बी ऑल एट सी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको समझ नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है। आप ये भी कह सकते हो पीपल वर ऑल एट सी when the Indian Prime Minister announced दी डीमोनेटाइजेशन ड्राइव। तो बिल्कुल जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि मित्रों डीमोनेटाइजेशन होगी, तो एवरीवन वाज ऑल एट सी, कंफ्यूज्ड। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं द किंग वॉज ऑल एट सी व्हेन हिज ओन जनरल टर्न्ड ऑन हिम। अच्छा देखिए, टर्न्ड ऑन हिम मतलब कि पहले उसका जनरल उसके साथ खड़ा हुआ था, बाद में उसने उसे धोखा दे दिया, उसको बिट्रे किया। तो अगर मुझे ये कहना है कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, तो मैं कहूँगा माई फ्रेंड टर्न्ड ऑन हिम, मतलब उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ था पहले, अब वो मेरे अगेंस्ट है, ठीक है। सो ऑल एट सी के सारे सेंटेंसेज एंड विद एक्सप्लेनेशन, आई एम श्योर आपको ये ईडियम भूलेगा नहीं। देखिए, अगला ईडियम है फेस द म्यूज़िक। इसका देखिए हिंदी में अर्थ होता है कि किए के परिणाम भुगतना। जो भी आपने किया हो उसका क्रिटिसिज्म, आलोचना या पनिशमेंट, दंड जो भी है वो भुगतना, उसको एक्सेप्ट करना। तो ये फेस द म्यूज़िक क्यों? देखिए, इसका ओरिजिन कुछ पक्का तो पता नहीं है कहाँ से आया है, मगर ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि पुराने ज़माने में जब कोर्ट मार्शल होता था, खासकर ब्रिटिश आर्मी में, तो ड्रम्स बजाए जाते थे। जब भी किसी आर्मी ऑफिसर ने कोई गलती की होती थी, उसको पनिशमेंट दी जा रही होती थी, तो पीछे ड्रम्स बजाते थे। तो तब से ये ईडियम सा बन गया कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, नाउ इट इज़ टाइम टू फेस द म्यूज़िक। आपने गलती करी, आप म्यूज़िक फेस करो। मतलब कि वो जब भी आपको क्रिटिसिज्म हो रहा होगा, आपको दंड दिया जाएगा, तो पीछे म्यूज़िक बज रहा होगा ड्रम्स का, ठीक है। तो वहाँ से ये ईडियम आता है। तो कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं इसके ताकि इसकी एसेंस हम और अच्छे से समझ पाएँ। वी कैन से सूनर और लेटर ही विल हैव टू फेस द म्यूज़िक, ही कांट कीप रनिंग अवे ऑल द टाइम। उसको आज नहीं तो कल जो भी उसने कार्य किए हैं उसका परिणाम उसको भुगतना होगा, हमेशा तो भाग नहीं सकता। आप ये भी कह सकते हो व्हेन द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज मिसकैलकुलेशंस ही फ्लेड अवे रादर देन फेसिंग द म्यूजिक। जब उसकी मिसकैलकुलेशंस की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो उसने भागना सही समझा और फेस द म्यूजिक, मतलब जो भी उसके क्रिटिसिज्म होना था या उसको दंड मिलना था, उससे वो भाग गया, ठीक है। तो याद रखिएगा फेस द म्यूजिक। देखिए, अगला यहाँ पर ईडियम है फाइट शाई ऑफ। तो यहाँ पर आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पर फाइट शाई ऑफ का अर्थ क्या है? ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, देखिए इसका जो आंसर होगा फाइट शाई ऑफ मतलब किसी को अवॉइड करना। तो यहाँ पर अगर कोई पूछता है वाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी, मतलब पूछ रहा है आप मुझे अवॉइड क्यों करते हो। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए, फाइट शाई ऑफ का अर्थ होता है किसी को अवॉइड करना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि थोड़ा सा और समझने में आसानी हो। हम यहाँ पर कह सकते हैं इवन दो एवरीवन थॉट शी वॉज ब्यूटिफुल शी ऑलवेज फॉट शाई। अच्छा देखो, हम यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो फाइट शाई क्या बन गया? फॉट शाई ऑफ, ठीक है। तो सब लोग समझते थे कि वो बहुत सुंदर है, मगर तब भी ब्यूटी पैजेंट में वो एंटर करने से वो अवॉइड करती थी ब्यूटी पैजेंट्स को, कि मैं ब्यूटी पैजेंट्स में नहीं जाऊँगी। अब ये भी कह सकते हो आई हैड प्रीवियसली
fought shy of this restaurant, thinking its price would be beyond my budget, beyond our budget. तो पहले मैं क्या सोचता था कि ये जो खाने की जगह है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मुझे नहीं जाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मेन्यू पे बहुत ही ज़्यादा ये मतलब हाई प्राइसेस हैं और मेरे बजट से बाहर है, ठीक है. सो दिस इज़ फाइट शाई ऑफ, मतलब टू अवॉइड. अच्छा, ऑफ लगाना भूलना मत, ठीक है. ये मत करना कि सिर्फ फाइट शाई लगा दो, फाइट शाई ऑफ पूरा आएगा ये, ठीक है. अब देखिए अगला यहाँ पर जो ईडियम है वो है लल बिफोर द स्टॉर्म. अब कभी कभी लोग यहाँ पर ना काम की जगह लल देखकर डर जाते हैं कि अरे ये क्या है, इसका मतलब कुछ और तो नहीं होगा. मगर ये आई थिंक काम बिफोर द स्टॉर्म आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, तूफान से पहले की शांति. तो ये वही है. लल यहाँ पे हम काम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसा समय जब आपको सब कुछ शांत दिख रहा हो मगर इमीडिएटली बहुत ही जल्द कुछ अनप्लेजेंट हो रहा हो, कुछ क्योटिक सा हो रहा हो, कुछ बहुत ज़्यादा स्टॉर्म सा आ जाए. तो यहाँ पर एक सेंटेंस है कि धोनी प्लेड द फर्स्ट बॉल डिफेंसिवली बट इट वॉज द लल बिफोर द स्टॉर्म. पहली बॉल धोनी ने डिफेंसिवली खेली मगर तूफान से पहले की शांति थी वो, क्योंकि उसके बाद वो शुरू हो गए, ठीक है. देखिए अगला यहाँ पर इडियम है बिड एडियू. बिड एडियू. एडियू देखिए एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है गुड बाय कहना या अलविदा कहना. तो बिड एडियू मतलब कि टू से गुड बाय, ठीक है, या कुछ फेयरवेल कहना, बेसिकली अलविदा कह देना. तो वहाँ पर एक्चुअली एडियू मतलब गुड बाय. वहाँ पर फ्रांस में अगर कोई जा रहा हो तो उसको सिर्फ एडियू भी कहते हैं. तो मतलब बिड एडियू मतलब कुछ कहना, ठीक है. तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस बनाए हैं. वी कैन से they silently bid adieu to their teacher before he waved at them for the last time. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है. आप ये भी कह सकते हो he silently bid adieu to his mobile phone that slipped out of his hand and fell inside the toilet. बहुत अनफॉर्चुनेट है मगर एक बार जब ऐसा हो जाए तो you must bid adieu क्योंकि वापस नहीं आने वाला वो. देखिए आगे आपके सामने ये ईडियम है अ रेड लेटर डे. आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है. तो वीडियो पॉज कर लीजिए एंड यू नो द ड्रिल. देखिए यहाँ पर अ रेड लेटर डे का अर्थ होगा एन इम्पॉर्टेंट डे. ऑलराइट, थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं. देखिए अ रेड लेटर डे होता है एक बहुत ही खास, खुशी से भरा और इम्पॉर्टेंट डे जो आप हमेशा याद करेंगे. तो यहाँ पर एक सिंपल सा हम सेंटेंस बना सकते हैं. देखिए जब अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो ऑफ कोर्स किसी के लिए भी एक यादगार दिन, खुशी से भरा दिन होता है, एक स्पेशल दिन होता है. तो आप कह सकते हो द डे आई गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी. देखिए अगला इडियम है शॉट इन द आर्म. बच्चे एग्ज़ाम में इसको गलत कैसे करके आते हैं. देखिए लोग कई बार समझ जाते हैं कि शॉट मतलब कुछ गोली लगी हो बाजू में, तो शायद इसका मतलब होगा कि कमज़ोर हो जाना. बट नो, अ शॉट इन द आर्म देखिए इसको कुछ इंजेक्शन के रूप में इसको कहते हैं कि यूजुअली जब कुछ आपको इंजेक्शन दिया जाता है ताकत का, ठीक है, तो अ शॉट इन द आर्म वहाँ से आता है. तो इसका मतलब होता है कुछ बूस्ट आपको मिल जाए, कुछ एनकरेजमेंट मिल जाए, कुछ साहस आपका बढ़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप में अचानक से पॉजिटिव इफेक्ट आ जाए. तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं. The news of Yuvraj Singh being declared fit to play was a shot in the arm for the Indian cricket team. युवराज सिंह बहुत ही अच्छे प्लेयर है, अग्रेसिव बैट्समैन है. तो ऑफ कोर्स ऐसा बैट्समैन अगर फिट हो जाए, वो डिक्लेयर हो जाए कि खेल सकते हैं अगले मैच में, तो वो क्या होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक एनकरेजमेंट होगी, बूस्ट होगा उनके लिए. सेंटेंस बना रहा हूँ बस. आप ये भी कह सकते हो कि मैनेजिंग टू क्लियर द कट ऑफ वॉज अ शॉट इन द आर्म फॉर हिम एंड ही स्टार्टेड स्टडिंग विद मोर इंटेंसिटी. तो मान लीजिए किसी भी आप कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए अपियर कर रहे हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो जाते हैं, तो क्या होता है, इट इज़ लाइक अ शॉट इन द आर्म. एनकरेजमेंट मिलती है, बूस्ट मिलता है. सडनली यू फील के ऑल राइट, अब मुझे और ज़्यादा पढ़ना है. आप और इंटेंसिटी से पढ़ते हो मेंस के लिए, ठीक है. सो याद रखना, शॉट इन द आर्म, बूस्ट, एनकरेजमेंट, साहस बढ़ावा. देखिए आगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इडियम है, काफ़ी मज़ा आएगा इसको डिस्कस करने में. पहले MCQ ऑफ कोर्स. टू थ्रो द गाउंटलेट, इसका अर्थ क्या होना चाहिए. आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए वीडियो पॉज करके. ओके, देखिए इसका आंसर बता रहा हूँ आपको. टू थ्रो द गाउंटलेट का अर्थ होता है टू चैलेंज समवन.
थोड़ा सा इसको और डिस्कस करते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए, टू थ्रो द गाउंटलेट, टू थ्रो डाउन द गाउंटलेट का अर्थ होता है किसी को चैलेंज करना किसी आर्ग्यूमेंट में या एक फाइट में, या वैसे ही किसी को कन्फ्रंट करना, चुनौती देना। अच्छा, आप कहोगे गाउंटलेट क्यों, थ्रो क्यों करते हैं, चैलेंज से क्या मतलब हो गया इसका? देखो, मिडीवियल पीरियड में, काफ़ी 500-600 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन में काफ़ी हद तक जो नाइट्स होते थे, शूरवीर होते थे, तो वो ऐसा एक आयरन का एक कवच पहनते थे। ठीक है, ये जो कवच होता ना, उसके जो हाथ, यहाँ पे हाथ में ना मेटेलिक ग्लव्स पहनते थे। तो ये जो ग्लव्स होते हैं इनको गाउंटलेट कहा जाता है। तो जब भी किसी शूरवीर को किसी और को चैलेंज करना होता था, उसको चुनौती देनी होती थी, तो वो शूरवीर क्या करता था, अपना गाउंटलेट उतार कर नीचे टेबल या ज़मीन पर पटक देता था। तो जैसे ही वो करता था, उसका मतलब कि वो सामने वाले इंसान को चुनौती दे रहा है, चैलेंज दे रहा है। ठीक है, सो ही थ्रू डाउन द गाउंटलेट। तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। रिलायंस थ्रू डाउन द गाउंटलेट बाय डिक्रीजिंग द प्राइसेस। बिल्कुल उन्होंने चुनौती दे दी वोडाफोन, एयरटेल, सबको, कि हम आपको चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि बाय स्कोरिंग 400 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया हैज़ थ्रोन डाउन द गाउंटलेट। तो सीधी सी बात है, 400 रन एक बहुत ही अच्छा टोटल होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चैलेंज किया है कि अब इसको चेस करके दिखाओ। ठीक है, देखिए अगला ईडीएम है टू सेट एट नॉट। काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडीएम है। देखिए, इसका अर्थ होता है कि किसी को डिसरिगार्ड करना, उसको डिस्पाइज करते हुए, मतलब किसी को डिफाई कर देना। ठीक है, DEFY। देखो, एक DEFY होता है, मतलब किसी का आदर ना करना, किसी की बात ना मानना। ठीक है, एक होता है DEIFY। ठीक है, वो होता है किसी की पूजा करना। ठीक है, तो यहाँ पे DEFY वाला हम कह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्यूज टू ओबे या टू गो अगेंस्ट। तो यहाँ पर ये जो लड़का है, व्हाट इज़ ही डूइंग, ये उसको डिफाई कर रहा है सामने वाले, इसका जो टीचर है, जो भी उसको पढ़ा रहा है, यहाँ पे हेडफोन लगा के सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही सेट हिज फादर्स एडवाइस एट नॉट। तो उसकी जो फादर की एडवाइस थी, उसने क्या किया, ही सेट हिज फादर्स एडवाइस एट नॉट एंड सफर्ड अ ग्रेट डील आफ्टरवर्ड्स। देखो, पिताजी की बात नहीं मानोगे तो आगे जाकर सफ़र करोगे ही। ठीक है, सो ये हम सेंटेंस इससे हम यूज़ कर सकते हैं। ये ईडीएम याद रखिएगा, इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट ईडीएम, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, आगे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ईडीएम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही इन डेप्थ आपको समझाऊंगा ताकि आप सारी उम्र कभी भूलो ना, बट इट विल बी वर्थ इट, सो प्लीज़ बियर विद मी। देखिए, एल्बाट्रॉस अराउंड द नेक। ठीक है, इसका अर्थ होता है कोई बोझ हो आप पर। ठीक है, कोई ऐसा बर्डन जो किसी अनफॉर्चुनेट आदमी को ढोना हो। ठीक है, अच्छा, आप कहोगे एल्बाट्रॉस क्यों, गर्दन क्यों, क्या इसका क्या मतलब हो गया, क्यों ऐसे क्यों है? देखो, ये जो ईडीएम है ना, एक पोएम से आता है। एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे, सैमुअल टेलर। इन्होंने 1798 में एक बहुत ही महान पोएम लिखी थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर। बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएम है। इस पे फेमस बैंड्स ने गाने बना रखे हैं, काफ़ी बार नर्सरीज में ये लोग गाते हैं, मगर बड़ी क्रीपी सी पोएम है। आप इसकी थोड़ी कहानी आपको बताऊंगा ईडीएम समझाने के लिए, तो आपको समझ में आएगी। देखिए, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर एक पोएम है एक शिप की, जिसमें कुछ सेलर्स जा रहे होते हैं। तो वो लोग एक सर्टन ओशन से गुजर रहे हैं, और उसी वक्त वहाँ पर उनकी शिप एक ऐसे भूतिया से एरिया में आ जाती है जहाँ पर शिप बहुत ही आराम से आगे जा रही होती है। तभी उनमें से एक जो वहाँ पे सेलर होता है, जिसको हम मैरिनियर कहेंगे, उसने अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि एक एल्बाट्रॉस देखिए, एक पक्षी होता है, एक सफ़ेद रंग का पक्षी होता है, और ज़्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का रीजन होता है वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पर वो एल्बाट्रॉस आसमान में उड़ रहा था। अचानक से उस सेलर को मन करता है, उसने एक क्रॉस एंड बो उठाता है, मतलब तीर कमान उठाता है, और वो एल्बाट्रॉस को मारता है, और तीर सीधा एल्बाट्रॉस के आर पार जाता है, और एल्बाट्रॉस सीधा शिप पर गिर जाता है। तो देखिए, ऑलरेडी वो शिप एक बहुत ही भूतिया एरिया में थी। तो जब भूत देखते हैं कि जिस तरीके से वो सेलर अपनी एंटरटेनमेंट के लिए एक एल्बाट्रॉस को मार देता है, तो भूतों को बहुत गुस्सा आता है कि एक तो हमारे एरिया में, और वो भी ऐसी गुस्ताखी। तो वो फिर कंप्लीटली उस जो शिप को रोक देते हैं,
और वो शिप आगे नहीं बढ़ पाती। तो फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद जो सेलर्स हैं वो उनको भूख लगनी शुरू हो जाती है, कई दिन गुजर जाते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग सिक। तो फिर उनको समझ में आ जाता है कि इस आदमी ने जो एल्बर्ट्रॉस मारा है ना, उसी की वजह से बैड लक, हमें ये अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस झेलने पड़ रहे हैं। तो गुस्से में आके जो एंशिएंट मैरिनियर होता है, जो मैरिनियर जिसने मारा होता है उस एल्बर्ट्रॉस को, उसे उसकी गर्दन पे वो एल्बर्ट्रॉस लटका देते हैं उसकी पनिशमेंट के लिए कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ है। खैर आगे आगे पोएम में बहुत अजीब चीज़ें होती हैं कि वो भूत सारे मिलके उस पूरी शिप को तबाह कर देते हैं। बस वही मैरिनियर बचता है, वो वापस इंग्लैंड वापस जाता है, लोगों को कहानियाँ बताता है कि जानवरों को मत मारा करो, कोई रूहानी सी कोई ताकत है जो तुम्हें वापस उसका दंड देगी। अजीब सी पोएम है। खैर तो यहाँ पर ये उसका मतलब है, ठीक है। तो वहाँ से आता है एल्बर्ट्रॉस अराउंड द नेक। तो इसके हम सेंटेंस बना सकते हैं, द डेट आई एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स इज लाइक एन एल्बर्ट्रॉस अराउंड माई नेक। तो किसी ने उधार ओढ़ लिया हो खूब सारा, तो वो क्या होगा, एक तरीके से उसको लगेगा कि एक एल्बर्ट्रॉस अराउंड हिज नेक है, एक एनोइंग सा बर्डन, एक बोझ सा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो, इज हिज अनसपोर्टिव फैमिली इज लाइक एन एल्बर्ट्रॉस अराउंड हिज नेक। देखिए फैमिली ज़्यादातर सपोर्टिव होती है, मगर कुछ अनफॉर्चुनेट लोग भी होते हैं जिनकी फैमिलीज इतनी सपोर्टिव नहीं होती, तो फैमिली से आप दूर भाग नहीं सकते, दे आर गोइंग टू स्टे विद यू। तो एक अनसपोर्टिव फैमिली क्या होगी, इट इज़ लाइक एन एल्बर्ट्रॉस अराउंड द नेक, एक अनोइंग सा बोझ, एक बर्डन सा हो जाता है, ठीक है। सो मैं आपको कुछ फोटोज़ और दिखा देता हूँ जिससे आपको और मेमोराइज करने में इसको आसानी हो। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही फेमस एक ड्राइंग है एंशिएंट मैरिनियर, जो पोएम थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर उसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भूत प्रेत हैं वो बहुत गुस्सा हैं, उनके हाथ में वो मरा हुआ एल्बर्ट्रॉस है जिसके आर पार तीर है, और वो उस शिप को उन्होंने कुछ वहाँ पे जादू टोना कर रहे हैं उस पर, ठीक है। और आपको इंग्लैंड में काफ़ी जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर आपको ऐसे स्टैचू दिखेंगे, वहाँ पर एक आदमी खड़ा होगा, उसकी गर्दन में एक रस्सी होगी और रस्सी पे ये एल्बर्ट्रॉस लटका होगा, ठीक है। तो ये उसी पोएम को कमेमोरेट करने के लिए बहुत ही फेमस पोएम है वो। और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो एंशिएंट मैरिनियर जिसकी गर्दन पे एल्बर्ट्रॉस लटका हुआ है लाइक अ बर्डन। देखिए अगला ईडियम है WREAK, हैवॉक। अब आप कहोगे आपने स्पेलिंग क्यों बोली। देखो यहाँ पर जो रैक है ना, इसका मतलब होगा कुछ कॉज करना, कुछ इन्फ्लिक्ट करना, कुछ अनलीश करना, कुछ ब्रिंग अबाउट करना, मतलब कुछ बरपाना, एक तरीके से लाना हो किसी चीज़ को। एक और वर्ड होता है WRECK, उसका मतलब कुछ और होता है। लोग कभी कभी इस ईडियम में ना लिख देते हैं WRECK हैवॉक, वो गलत है। क्योंकि देखिए WRECK का मतलब ही ये डिस्ट्रक्शन या कुछ क्योस होता है। तो देखिए हैवॉक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन, क्योस, डिस्ट्रप्शन। तो मैं यहाँ पर WREAK की जगह CK वाला लगा दूँ, रैक, तो मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, कोई ईडियम ही नहीं बना। मैं आपको वो वाला भी रैक अभी दिखाऊंगा, मगर अभी के लिए समझा रहा हूँ इस ईडियम की स्पेलिंग हमेशा याद रखना, ठीक है। तो कई लोग वहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं और वहाँ पे मार खा जाते हैं, ठीक है। तो रैक हैवॉक मतलब डिस्ट्रक्शन या डैमेज, बरपाना, लाना, उसको अनलीश कर देना। सेंटेंसेस क्या बनाएंगे हम इसके, वी कैन से द एलिफेंट्स wreaked havoc in केरला लास्ट वीक। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं द टेररिस्ट्स कैन wreak havoc in our cities if we don't improve our intelligence network। अगर हम अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क इंप्रूव नहीं करते तो टेररिस्ट क्या करेंगे, दे विल wreak havoc, तबाही मचा देंगे, डिस्ट्रक्शन मचा देंगे, दे विल कॉज chaos, ठीक है। सो अब एक बार WRECK डिस्कस करते हैं। देखिए WRECK क्या होता है, इसका मतलब भी यही होता है कुछ डिमोलिश कर देना, इतना डिमोलिश कर देना कि वो रिपेयर भी ना हो सके, बिल्कुल ही ख़राब कर देना, ठीक है। बिल्कुल डिमोलिश कर देना, क्रैश कर देना, स्मैश कर देना, रुइन कर देना, डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ WRECK हैवॉक, तो उसका मतलब तो यही हो गया ना, तबाही तबाही, कोई ईडियम तो बना नहीं। तो वो ध्यान रखना, A और C दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर WRECK वाला जो है रैक, उसके दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास। अबाउट 2 hours अगो आई क्रैश्ड एंड टोटली wrecked माई कार। कंप्लीटली उसको ऐसा डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया, डिमोलिश कर दिया कि अब ठीक भी नहीं होगी। अब ये भी कह सकते हो द बॉम्ब ब्लास्ट wrecked many cars and buses, ऑलराइट। तो जब बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, बिल्कुल दे विल गेट डिमोलिश, खराब हो जाएंगी कार्स एंड बसेस, ठीक है। देखिए आपके लिए यहाँ पर एक ईडियम है टेक हार्ट, आपको इसका अर्थ बताना है।
तो आपके सामने ऑप्शन है टू फील एनकरेज्ड, टू फील सैड, टू फॉल इन लव, टू स्टील समवन्स हार्ट। देखिए टेक हार्ट का यहाँ पर अर्थ होगा टू फील एनकरेज्ड। थोड़ा और आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर अगला जो ईडियम है वो है टेक हार्ट। टेक हार्ट, टेक हार्ट का अर्थ होता है कि एनकरेज्ड फील करना, कुछ ऐसा करना कि आपको कुछ करेज या कंफर्ट मिले किसी फैक्ट से, प्रोत्साहित होना। तो यहाँ पर हमने 2 सेंटेंस बनाए हैं। इन्वेस्टर्स ऑल्सो टुक हार्ट फ्रॉम द साइंस दैट द कंपनी हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, तो टेक का क्या हो जाएगा, टुक। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया, उनको थोड़ा प्रोत्साहित फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैन टेक हार्ट बाय ड्रॉइंग द 4th टेस्ट इन दिल्ली। तो कई बार ये भी होता है कि आप हारने वाले हो, आप बस ड्रॉ करा दो टेस्ट मैच, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत इनकरेजमेंट मिलती है कि कम से कम हमने ड्रॉ तो करा ही दिया, ठीक है। तो वहाँ से भी उनको थोड़ा प्रोत्साहित महसूस हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा टेक हार्ट का मतलब होता है प्रोत्साहित होना, टू फील एनकरेज्ड। देखिए अगला यहाँ पर ईडियम है बाय डिंट ऑफ। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए इसका अर्थ होता है कि जब आपको कुछ मिले किसी फोर्स से या किसी, एक्चुअली देखो पहली बात, डेंट का अपने आप में मतलब होता है फोर्स। हालांकि इस वर्ड को फोर्स के लिए कभी यूज़ किया जाता नहीं है, ठीक है। फोर्स का ना सिनोनिम है, और इस ईडियम को इंग्लिश भाषा में इस ईडियम के सिवाय, इस वर्ड को इस ईडियम के सिवाय कई और यूज़ करते भी नहीं है, ठीक है। तो डेंट का वैसे मतलब होता है फोर्स, तो मतलब बाय द फोर्स ऑफ, तो इसका मतलब ये होता है के द्वारा, के सहारे से। थोड़ा आप ये जो है ना सेंटेंस से और अच्छे समझ जाएंगे। आप कहोगे ही अचीव्ड सक्सेस बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क। के द्वारा, उसने सफलता कैसे हासिल करी, अपनी मेहनत के द्वारा। हमने यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए कोटेशन है, ये भी है, बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क, टीम वर्क, इंडस्ट्री एंड परसिस्टेंस एंड्स आर एबल टू बिल्ड स्काई स्क्रेपर्स। ठीक है, बाय डेंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, मतलब मेहनत के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा बाय डेंट ऑफ। देखिए अगला इडियम है बी एट लूज एंड, ठीक है। तो देखिए इसके दो वैसे बनते हैं इडियम, एक होता है बी एट लूज एंड, एक होता है एट लूज एंड्स। दोनों में हल्का सा फर्क होता है, आपको समझा दूंगा मैं अभी। देखो बी एट लूज एंड का अर्थ होता है जब आपके पास कुछ करने का ना हो, ठीक है, बिना कुछ काम का। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ एट लूज एंड यू कैन ऑलवेज रीड अ बुक, या आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, आपका काफ़ी अच्छा टाइम पास होगा एक्चुअली। आप ये भी कह सकते हैं कि एट लूज एंड्स, ठीक है, एट लूज एंड्स, यहाँ पे एंड की जगह एंड्स आ गया। देखो जब हम कहते हैं एट लूज एंड्स, तो वहाँ पर हम ये भी डाल देते हैं कि जब आपके पास कुछ काम ना हो, उसकी वजह से आप नर्वस हो, एंग्शियस हो, ठीक है, मतलब बिल्कुल जब अनएम्प्लॉयड हो उसकी वजह से नर्वस और एंग्शियस हो। तो आप ये भी कह सकते हो, आई यूजुअली प्ले चेस ऑन माई फोन वेन एवर आई एम एट लूज एंड्स, ठीक है। सो याद रखिएगा दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, एसेंस सेम है दोनों की, कि जब आप के पास कुछ करने को ना हो, ठीक है। देखिए अगला ईडियम है अ वाइल्ड गूस चेस। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए पहली बात तो आप समझ जाइए, गूस एक चिड़िया सी होती है, बड़ा तेज भागती है। तो कई बार ये देखिए फार्मर्स यूज़ करते थे काफ़ी बार, वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंग्लैंड में काफ़ी बार, कि जब गूस के पीछे कोई भाग रहा है, वाइल्ड गूस उसके पीछे भाग रहा है, तो हाथ मुश्किल से आती नहीं थी। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है, जो एफर्ट होता था, लोग कहते थे होपलेस है, ये किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा है जो उसको मिलेगी भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अ फूलिश एंड होपलेस सर्च ऑफ समथिंग अनअटेनेबल। अनअटेनेबल मतलब जो आपको मिलेगी भी नहीं। तो देखो आपको पता है कि नासा और उसके अलावा और भी बहुत सारी जो ये स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो एक वर्म होल ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। वर्म होल देखिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्पेस में। वर्म होल ये मानता है कि अगर मान लीजिए मुझे एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना है, जो आपस में जिनका डिस्टेंस मतलब थाउजेंड्स एंड परहैप्स इवन मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का है, ठीक है, बहुत दूर है। तो वर्म होल क्या करता है कि टाइम एंड स्पेस के फैब्रिक को फोल्ड कर देता है, ठीक है। तो मेरा जो ट्रैवल हो जाता है बहुत कम टाइम पे हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 2% का टाइम लगता है, जहाँ पे आपको पूरा 100% देना था।
मगर मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो वर्म होल की तलाश में है एक वाइल्ड गूस चेस पे है, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चते हैं टेलीस्कोप्स बनाने के लिए, रिसर्च वर्क पे कि ऐसा वर्म होल मिल जाए। मगर ऐसा वर्म होल सच में एग्जिस्ट करता भी है उसके बारे में हमको पता नहीं है, मिल भी जाए तो क्या हम उसको यूज़ कर पाएंगे वगैरह उसका भी पता नहीं है। तो मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये एक वाइल्ड गूस चेस है, एक होपलेस सर्च है किसी चीज़ की जो एंड में वो पा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अ वाइल्ड गूस चेस। देखिए अगला ईडीएम है ऑन द स्किड्स। ऑन द स्किड्स इसका अर्थ होता है कि जब आप कुछ ऐसी मुश्किलें फेस कर रहे हो जहाँ पर आपका फेल होना ऑलमोस्ट तय है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिल्कुल काबू से बाहर होना और ऑलमोस्ट 100% फेल ही होना हो, मतलब बर्बाद ही होना हो। तो इसका देखिए, एक तो होता है ऑन द स्किड्स, इसका एक वेरिएंट होता है हिट द स्किड। हिट द स्किड्स, जब हिट द स्किड्स आता है मतलब कि कुछ क्रम्बल कर रहा है, कुछ कोलैप्स कर रहा है, कुछ फेल कर रहा है, कुछ डिटीरियोरेट कर रहा है, ठीक है, सड़ रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं आपके लिए। यहाँ पे देयर आएगा। देयर आर साइंस ऑफ द जापानीज इकोनॉमी हिटिंग द स्किड्स। तो काफ़ी साइंस है कि जापानीज इकोनॉमी है वो अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में फेल हो ही जाएगी। आप ये भी कह सकते हो देयर मैरिज सीम्स टू बी ऑन द स्किड्स। तो शादी भी देखिए ये रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी यूज़ होता है। जब लग रहा हो कि झगड़ा काफ़ी हो रहा हो कपल में तो लोग कहते हैं कि देयर मैरिजेस ऑन द स्किड्स, मतलब बिल्कुल फेल होने के कगार पे है। आप ये भी कह सकते हो आफ्टर द डिबैकल हिज करियर इज ऑन द स्किड्स। तो हो सकता है कि उसने कंपनी में कुछ गड़बड़ कर दी हो, उसकी वजह से अब उसका करियर क्या है, फेल होने की कगार पे है, क्रम्बल होने की, कोलैप्स होने की कगार पे है। देखिए अगला ईडीएम है पुट अ स्पोक इन अ व्हील। पुट अ स्पोक इन अ व्हील। देखिए स्पोक इन अ व्हील मतलब कुछ पहिए में कुछ अटका देना। यहाँ से ही आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब होता है कुछ बनते काम में कुछ एक तरीके से रोड़ा अटका देना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू अचीव समथिंग दे हैड प्लान टू डू, या कुछ ऑब्स्ट्रक्ट करना, ठीक है, एक तरीके से बाधा बन जाना। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस बनाए हैं हमने। आई टोल्ड माई ब्रदर ही कांट हैव अ पार्टी इन आवर हाउस दैट पुट अ स्पोक इन हिज व्हील। तो जब मैंने अपने भाई को बताया कि वो पार्टी घर में नहीं कर सकता तो उसकी जो प्लान्स थे उस पर क्या लग गया, एक रोड़ा अटक गया। आप ये भी कह सकते हो माई फादर्स रेफ्यूजल टू फाइनेंस माई परचेज ऑफ अ न्यू फोन पुट अ स्पोक इन द व्हील। तो सीधी सी बात है, नए फ़ोन खरीदने के प्लान थे, फादर ने पैसे देने से मना कर दिया, तो क्या हुआ, जो आप करना चाहते थे उसमें एक रोड़ा अटक गया। ठीक है, देखिए अगला ईडीएम है टंग इन चीक। टंग इन चीक का देखिए अर्थ होता है कुछ ऐसा मजाक जो बहुत ही फन लविंग हो, मगर उसको आप सीरियसली नहीं लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है, इससे आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। काफ़ी सारे सेंटेंसेस है ताकि आप इसको समझ पाएँ। द फिल्म इज़ फुल ऑफ टंग इन चीक ह्यूमर, एक नॉर्मल सेंटेंस है। को रामास्वामी टंग इन चीक ह्यूमर वॉज वाइडली पॉपुलर इन चेन्नई। देखिए को रामास्वामी जी की डेथ हो चुकी है, आपको पता ही होगा, ऑबिचुरीज में उनका नाम आता है। और काफ़ी फेमस सटारिस्ट थे, इनकी तुगलक नाम की एक मैगज़ीन भी आती थी। सो अब उनका देखिए मैगज़ीन में काफ़ी फेमस था कि टंग इन चीक ह्यूमर था, दूसरों पर व्यंग कसते थे, मगर आपको उन्हें सीरियसली नहीं लेना होता था। आप ये भी कह सकते हो ही ऑफर्ड अ टंग एंड चीक एक्सप्लेनेशन ऑन वाई हिज फेवरेट टीम वॉज लूजिंग रिपीटेडली, सेइंग समथिंग अबाउट कीपिंग द टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग टिल द लास्ट स्टेजेस। तो देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उसने लोगों ने उससे पूछा कि जिस टीम को आप सपोर्ट करते हैं वो तो हार रही है, बोलो। तो चिढ़ाने वाला सवाल है, तो उसने टंग एंड चीक जवाब दिया, मजाकिया तरीके से उसने कहा हाँ हम तो इसलिए हार रहे हैं ताकि टूर्नामेंट में एक टीम डोमिनेट ना करनी शुरू कर दे और टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग रहे। तो ये अपने आप में एक आयरॉनिक एक्सप्लेनेशन है, आप इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए आपको इसको, ऑफकोर्स एक मजाकिया तरीके से वो कह रहा है। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पर ईडीएम है वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। मतलब कि अपने जो इमोशंस हैं आपके वो ओपनली दिखा देना। तो देखिए यहाँ पर इसका कोई ओरिजिन तो है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। कुछ एक कहानी सी है कि प्राचीन तो नहीं, मेडिवियल इंग्लैंड में क्या होता था कि जो नाइट्स होते थे लड़ने से पहले
वो जो उनकी जो भी प्रेमिका होती थी उनका फेवरेट कलर कुछ पहनते थे, ठीक है। तो एक तरीके से वो अपने इमोशंस ओपनली दिखा रहे हैं, कहते हैं ऐसा, बट ऑफ कोर्स कुछ हमें पक्का पता नहीं है इसका, ठीक है। तो हम किस इंसान के लिए कह सकते हैं कि जो अपने इमोशंस ओपनली दिखा देता है? देखिए मेरे माइंड में तो सबसे पहले नाम आता है कपिल देव जी का, ठीक है। बिकॉज वो बिल्कुल जो उनके इमोशंस होते हैं खुले आम दिखा देते हैं। उनको खुशी होती होती है तो हंस देते हैं, किसी बात पे गम होता है तो रो देते हैं, इमोशनल होते हैं तभी रो देते हैं। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती थी तभी वो रो दिए थे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कपिल देव इज़ वन क्रिकेटर हु ऑलवेज वोर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, ठीक है। देखिए अगला ईडियम है अ स्लैप ऑन द रिस्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडियम है। देखिए इसका मतलब होता है एक छोटी सी पनिशमेंट, जबकि आपको एक बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। आप कह लीजिए हल्का दंड। ये पॉलिटिक्स में खूब यूज़ होता है। जब कोई पॉलिटिशियन खराब कोई बुरी हरकत करता है, कोई करप्शन कर देता है, तो जो उसके पार्टी के हेड्स होते हैं वो पब्लिक को दिखाने के लिए कि उसको दंड मिला है, उसको आप मतलब पार्लियामेंट में कुछ डांट देंगे या उसको कोई चिट्ठी दे देंगे कि आपने सही नहीं किया, जबकि पनिशमेंट उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस है। द एंटायर नेशन, सारा जो कंट्री था, द एंटायर नेशन वांटेड द करप्ट पॉलिटिशियन टू बी पनिश्ड बट ही गॉट अवे। ही गॉट अवे मतलब बच गया वो, विद जस्ट अ स्लैप ऑन द रिस्ट। छोटी सी पनिशमेंट से वो बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर है इससे आपको दिख रहा होगा कि कोई आपको रिस्ट पे ऐसे मारे हल्का सा, तो ज़्यादा कुछ दर्द तो नहीं होगा ना, ये तो छोटी सी पनिशमेंट हो गई। हम ये भी कह सकते हैं हिज लॉयर इज़ वेरी क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब क्लेवर, चालाक है। उसका लॉयर बहुत ही चालाक है और काफ़ी अच्छे कनेक्शंस है। दैट्स वाई, इसलिए मैं मानता हूँ कि ही विल, कोई भी मैं क्रिमिनल की तरफ देख के बात कर रहा हूँ जो मुझे लगता है वो क्रिमिनल है, ही विल गेट अवे विद जस्ट अ स्लैप ऑन द रिस्ट, ठीक है। देखिए अगला ईडियम है टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। पहले इसका आपको मतलब बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये बना। देखो टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स का मतलब कोई ऐसा इंसान जो अपने आप को ये मानता हो कि मैं सामने वाले से बेहतर हूँ, क्लेवर हूँ, बढ़िया हूँ, ऐसा मानना रोक देना, मतलब गेट ऑफ, अपने ऊंचे घोड़े से उतर जाना, ठीक है। तो पहले वो ये मानता था कि सामने वाला कुछ भी नहीं है, मैं सबसे सुपीरियर हूँ। अब वो अपना एटीट्यूड चेंज कर रहा हो, ठीक है। अब हाई हॉर्स की वो देखिए, आप अगर कोई भी जो मिडीवियल पीरियड था या उससे पुराना कोई पीरियड था, वहाँ पर कोई जो फेमस कोई इंसान थे ना, जो पावरफुल इंसान थे, एम्परर थे, उनकी आप कोई पोर्ट्रेट देखो, खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, वो हमेशा आपको घोड़े पे दिखेंगे। अलेक्जेंडर घोड़े पे दिखेगा, नेपोलियन घोड़े पे दिखेगा। तो घोड़े पे उसको उनको इसलिए बैठाते थे ताकि सिंबलाइज कर रहे थे कि वो आम आदमी से ऊपर थे, वो ज़रा क्लेवर थे, ज़रा स्ट्रॉन्ग थे, सब वो स्पेशल थे। तो टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स मतलब जो आपका जो एजम्पशंस है कि मैं सामने वाले से बेहतर हूँ, वो त्याग देना, उससे उतरना। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस है। ट्रम्प नेवर गॉट ऑफ हिज हाई हॉर्स टू कंसिडर हाउ डिसरिस्पेक्टफुल हिज स्टेटमेंट्स साउंड टू माइनॉरिटीज़। ट्रम्प कभी भी, उन्होंने जो हाई हॉर्स है उससे कभी उतरे नहीं, ठीक है, अपने हाई हॉर्स पे ही रहे। और कभी उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि जो उनके सेंटेंसेस जो वो जो कह देते हैं चीज़ें कितनी डिसरिस्पेक्टफुल लगती होगी माइनॉरिटीज़ को। हम ये भी कह सकते हैं आई वोंट डील विद यू अनटिल यू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। मैं आपसे तब तक बात नहीं करूँगा या एंगेज नहीं करूँगा जब तक आप अपना जो एटीट्यूड है कि आप मुझसे सुपीरियर हैं वो चेंज नहीं करते, ठीक है। याद रखिएगा टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। देखिए अगला ईडियम है टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। इसका मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू डू समथिंग दैट इजंट रिक्वायर्ड। थोड़ा सा आपको इसको और समझाता हूँ मैं, सो दैट आप कभी भी इस इडियम को ना भूलें। देखिए टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, इसका मतलब क्या है? हमने जैसे अभी डिस्कस किया, कुछ ऐसा करना जिसकी ज़रूरत ना हो, मगर ये कोल्स क्यों, कैसल, न्यू कैसल, ये कहाँ से आ गया? देखिए ये जो कोट है, ये जो इडियम है, ये आता है ब्रिटेन से। देखिए इंग्लैंड में, खासकर जो इंग्लैंड का एक पार्ट है न्यू कैसल, एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारी कोल माइंस होती थी। आज के ज़माने तो बंद हो गई है, दे हैव शिफ्टेड टू
अ क्लीनर वर्जन ऑफ एनर्जी, मगर एक ज़माने में वहाँ पर खदानें होती थी कोल की, कोयले की। तो इंग्लैंड के किसी भी कोने से कोई इंसान अगर कोयला लेकर न्यू कैसल जा रहा होता था तो लोग कहते थे अरे इसकी क्या ज़रूरत है, वहाँ पे ऑलरेडी इतना कोयला है कि वहाँ पे कोयले की माइंस हैं। तो तब से ये ईडियम बन गया, टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, कुछ ऐसा करना जिसकी आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा देसी सेंटेंस है सो दैट यू अंडरस्टैंड। गिफ्टिंग बप्पी लैरी अ गोल्ड चेन इज लाइक कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी इन जन आपके पास इतनी सारी गोल्ड चेन है, आप एक और गोल्ड चेन लेके जाओगे तो लोग कहेंगे कि ऑलरेडी वहाँ पे इतनी सारी है, आप और देके क्या करेंगे। ठीक है, सो इस पर सेंटेंस भी बनाइएगा, आई विल अप्रिशिएट इट। देखिए लास्ट ईडियम है अकेलीज हील। ये इसका अर्थ होता है किसी की कमज़ोरी, किसी की छोटी प्रॉब्लम, कोई वीकनेस या कुछ सिस्टम में एक ऐसी कोई छोटा सा फ्लॉ जिससे वो कम्प्लीटली फेल हो जाए। ठीक है, अच्छा ये अकेलीज हील क्यों, हील क्या, अकेलीज क्या है? देखिए ये ग्रीक माइथोलॉजी से ये ईडियम आता है। अकेलीज माना जाता था एक बहुत ही ताकतवर शूरवीर थे, इनको लड़ाई में कोई नहीं हरा पाता था क्योंकि इनका जो शरीर था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। शरीर स्ट्रॉन्ग क्यों था? क्योंकि देखिए माना जाता था कि इनकी जो माता थी, इनकी जो मदर थी, उन्होंने एक ऐसी जादुई नदी में इनको बचपन में, जब ये बिल्कुल ही एक बच्चे थे, इन्फेंट स्टेज में, इनको डुबो दिया था। उस नदी में ताकत थी कि जो भी उस नदी में जिसको डुबाया जाएगा उसका शरीर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। मगर इनकी मदर से गलती ये हो गई, गलती क्या मजबूरी थी उनकी, कि बच्चे को जब पूरी तरीके से डुबा रही थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो उन्होंने उस बच्चे को उसके हील से पकड़ा ताकि वो डूब ही ना जाए पूरी नदी में। तो पानी पूरे शरीर को लग गया मगर हील तक नहीं लग पाया। तो अकीलीस की सारी उम्र ये एक वीकनेस रही कि उसको मारने का तरीका था कि उसकी हील पर अगर कोई एरो मार दे तो वो मर जाएगा। तो एंड में हुआ भी यही, जो अकीलीस थे वो लड़ाई में जब लड़ रहे थे, एक बार उनके हील पे जाकर एक तीर लगा और उसी से उस ताकतवर योद्धा की मौत हो गई। तो यहाँ पर हम दो सेंटेंस हमने बनाए हैं यहाँ पे। इट सीम्स टू मी दैट वी हैव कम टू एक्सेप्ट डेथ ऑन अर्थ एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन फ्लॉ एज आर अकेलीज हील। तो देखिए इंसान मरता है, ये हमारी ऐसे एक कमज़ोरी है जो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, कि एक सर्टन टाइम पे चाहे जितने भी हम अमीर हो, जितने भी हम नॉलेजेबल हो, वी डाई। ये एक तरीके से हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, हमारा अकेलीज हील है। थोड़ा और इसको सीरियसनेस इसकी टोन डाउन करके हम ये भी कह सकते हैं, द लैक ऑफ ए एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन। यहाँ पे स्मार्टफोन के जो एंथुजियास्ट हैं बहुत ही एक्साइटेड होंगे इस सेंटेंस को देखकर। द लैक ऑफ ए या फिर एन एमोलेड डिस्प्ले स्क्रीन इज दैट फोन्स अकेलीज हील, कमज़ोरी है उसकी। ठीक है, और ये वीडियो का अंत है। हमने बहुत सारे यहाँ पे इडियम्स डिस्कस किए, 25 से भी ज़्यादा ही कर दिए होंगे। सो हिट द लाइक बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि ऐसी आपको और वीडियोस चाहिए, और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सर्कुलेट करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।